गुड इवनिंग बच्चों। आइए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आउटपुट कॉस्टिंग के बारे में जाना, सिंगल कॉस्टिंग के बारे में जाना, और सबसे जो रिमार्केबल पॉइंट है वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था बच्चों कि जो आउटपुट कॉस्टिंग होता है सिंगल कॉस्टिंग जिसको हम कहते हैं, कैलकुलेट करने के टोटल हमारे पास 4 मेथड है। कितने मेथड है बच्चों? 4। पहला स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, दूसरा बच्चों कॉस्ट शीट, तीसरा टेंडर स्टेटमेंट, एंड फोर्थ बच्चों प्रोडक्शन अकाउंट। और जब हम बात करते हैं कॉस्ट शीट पर, तो कॉस्ट शीट बनाने का हमारे पास 4 मेथड है। सिंपल कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट, कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो डिस्कशन किया था वो था हमारा फॉर्मेट। ओके, तो मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बताया था। क्या क्या बताया था एक बार आप रिकॉल कर लो बच्चों। मैंने सबसे पहले आपको यह बताया था स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में बच्चों कि सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हमें 3 कॉस्ट चाहिए होता है। ओके बच्चों, 3 एक्सपेंसेस हमें जानने चाहिए। पहला डायरेक्ट मटेरियल बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल। अगर हमें डायरेक्ट मटेरियल पता नहीं होगा तो हम प्राइम कॉस्ट नहीं ला सकते, क्योंकि बच्चों बिना मटेरियल के प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चों, जब हम इस तीनों चीजों को कलेक्टिवली ऐड करते हैं तो ये बनता है हमारा प्राइम कॉस्ट। मैंने आपको ये बता रखा था। अच्छा, एक रिमार्केबल पॉइंट मैंने आपको ये भी बताया था कि प्राइम कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। बताया था ना बच्चों? चलिए, तो मैंने आपको ये बताया कि प्राइम कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होना चाहिए बच्चों। नोट, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट किसके बराबर है बच्चों? तो प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट के बराबर है। मतलब बच्चों, हम प्राइम कॉस्ट को ही डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। बच्चों, अब तुम सोच रहे होगे कि सर डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे बड़ा फर्क क्या है? बच्चों, जो डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं ना, ये डायरेक्टली ट्रेसेबल होते हैं। डायरेक्टली ट्रेसेबल होते हैं, ट्रेसेबल। डायरेक्टली ट्रेसेबल। तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर एक बात बताइए, हम सभी कॉस्ट को ट्रेस कर सकते हैं, सभी कॉस्ट को ट्रेस किया जा सकता है, सभी कॉस्टों को समझा जा सकता है, लेकिन सर आप ये ट्रेसेबल कहने का सेंस क्या है बच्चों? ट्रेसेबल कहने का सेंस क्या है? बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं कार का एग्जांपल लूं, जैसा कि आप जानते हो कि मेरा ड्राइंग बहुत ज्यादा गंदा है, लेकिन हम तब भी बनाते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है बच्चों कि मुझे ड्राइंग आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ड्राइंग करता हूं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है। चलो, तो ये बना लिया मैंने कार। तो तुम लोग हंसना मत बच्चों, ये मर्सिडीज है भाई। क्या है? तो मर्सिडीज है। तो चलो, हमने एक कार बनाया मर्सिडीज। बच्चों, इस कार को मैन्युफैक्चर करने में हमने 2 तरह का कॉस्ट इंकर्ड किया है। एक डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है? देखिए बच्चों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एट स्टेक आपके नजर के सामने आ रहा है। जैसे सबसे पहले आप तुरंत कहेंगे कि सर इसमें जो सबसे एक्सपेंसिव चीज है वो है इंजन। इंजन, बॉडी की जो चेसिस है वो, सर जो गाड़ी का बेसिक फ्रेम है, ढांचा, वो। बच्चों, एक बात बताओ, क्या सिर्फ उतना ही चीज है? बच्चों, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो एक्सपेंस तो लगा है लेकिन हम ध्यान नहीं देते बच्चों। जैसे कि एग्जांपल बताओ, अगर हम उसमें एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर का, सॉरी, छोटे से 2-3 स्क्रू का इस्तेमाल हुआ हो, एक एग्जांपल समझो बच्चों, क्या वो कॉस्ट नहीं लगा बेटा? क्या उसमें पैसे नहीं लगे? बिल्कुल लगे बच्चों।
लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं ना बच्चों जो हम तुरंत ट्रेस कर लेते हैं, वो मेरे नजर के सामने होता है, हम उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, तो वैसी चीजों को हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं बच्चों। और जो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होता वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। ओके, कोई दिक्कत बच्चों? आइए, उसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चों कि डायरेक्ट लेबर से हमेशा एबनॉर्मल आइडियल टाइम को हम लेस कर लेते हैं। क्या लेस कर लेते हैं? तो एबनॉर्मल आइडियल टाइम को हम लोग लेस कर लेते हैं। अच्छा सर, क्यों लेस करते हैं? अब ये पॉइंट ऑब्जर्व करने वाली बात है बच्चों, क्यों लेस करते हैं सुनिए। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताया था, आइए अब उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते जाते हैं। देखिए बच्चों, इस पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम होगा। बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग कहता है बच्चों कि आप रिकॉर्ड कर दीजिए एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉस, अब आप याद कीजिए बच्चों, हम इंट्रोडक्शन में यही पार्ट तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप लोग चूंकि बोर हो जाते हैं। आइए देखिए, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर हम आपको ले चलते हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। सुनिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग क्या कहता है बच्चों? वेजेस ऑफ एबनॉर्मल आइडियल टाइम। एबनॉर्मल बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, लेबर लोगों ने टाइम वेस्ट क्यों किया, हमारा वेजेस वेस्ट क्यों गया, लेबर आज हमारे प्रेमाइसिस फैक्ट्री पर बैठकर क्यों गए? बेटा, ये भी तो हो सकता है ना कि आपके फैक्ट्री में स्ट्राइक चल रहा हो, आपके फैक्ट्री में लॉकआउट चल रहा हो, या कोई एक्सीडेंट हो गई हो, मशीन्स ब्रेकडाउन हो गया हो बच्चों, आज मशीन बंद हो गई काम करना। तो ये सब जो लॉसेस हैं बच्चे, ये एबनॉर्मल है, ये कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट के कारण होता है ना बच्चों, ये मिसमैनेजमेंट का पार्ट है बेटा। दीज आर द पार्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम, ये मिसमैनेजमेंट का पार्ट है। इस बात को थोड़ा समझिए बच्चों, ये मिसमैनेजमेंट का हिस्सा है, ये मिसमैनेजमेंट के पार्ट्स माने जाते हैं। ओके, अब देखिए, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग कहता है बच्चों कि अगर वेजेस एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल आइडियल टाइम है, तो आप उसको लेस कर दो, माइनस कर दो। क्योंकि बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग कहता है कि एबनॉर्मल आइडियल टाइम जो है वो हमारा एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है, उसको हम पीएल में चार्ज करेंगे, कॉस्ट में नहीं। तो ये जो है डेबिटेड हो जाएगा, डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएंगे ना बच्चों, तो वहां हम इसको चार्ज करते हैं, ना कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों जो हमेशा याद रखिएगा कि एबनॉर्मल लॉसेस जो होते हैं, एबनॉर्मल आइडियल टाइम जो होते हैं, उसको कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनाया जाता है। समझे बच्चों, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनता है, इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझे बच्चों, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कभी भी इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। ओके बच्चों, चलिए, होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अब नॉर्मल आइडियल टाइम क्यों होता है बच्चों। हो सकता है आपके फैक्ट्री में स्ट्राइक हो जाए बच्चों, हो सकता है आपके फैक्ट्री में लॉकआउट्स हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मशीन्स ब्रेकडाउन हो जाए। चलो, ये क्लियर हुआ? और ये कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनेगा बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली ये पार्ट नहीं बनता। चलिए वापस से आ जाते हैं बच्चों। आइए, अब कुछ इंटरेस्टिंग बात हम आपको बता दें बच्चों,
सर एक बात बताइए, क्या डायरेक्ट वेजेस हमेशा हमें डायरेक्ट लेबर हमेशा डायरेक्ट लेबर के ही नाम से होगा? नहीं बच्चों, कभी कभी डायरेक्ट लेबर भी बोल देगा और कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट वेजेस बोल देगा। तो आप परेशान मत होना बेटा, डायरेक्ट लेबर ही डायरेक्ट वेजेस है। ओके, डायरेक्ट लेबर ही बच्चों क्या है? डायरेक्ट वेजेस। आइए, तो मैंने ये एक चीज आपको बता दिया। सर अब ये पॉइंट एक आता है कि सर ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमें किस किस नाम से दिए जा सकते हैं, है ना बच्चों? ये रिमार्केबल पॉइंट है, किस किस नाम से दिए जा सकते हैं। सर इसके कुछ अपने अलग नाम हैं, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? तो सर जो चीज भी इसके अंदर इंक्लूड है, एक बार आप क्लेरिफाई कर दीजिए तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। आ जाओ बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड्स बच्चों जैसे रॉयल्टी एक। अच्छा बच्चों, और क्या इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है? जैसे बच्चों एक्सपेंस ऑन डिजाइन, एक्सपेंस ऑन डिजाइन, या बच्चों जो हम आर्किटेक्चर्स को फी देते हैं ना, आर्किटेक्ट को, इस तरह की कुछ चीजें बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस में आती है। लेकिन पता है बच्चों, जो सबसे रिमार्केबल पॉइंट है ना, वो ये कि बीकॉम लेवल पे बार बार डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रॉयल्टी का ही जिक्र होता है। रॉयल्टी, एक्सपेंस ऑफ ड्राइंग होगा नहीं बच्चों, आर्किटेक्ट एक्सपेंस की वो बात नहीं करता है। ऐसे सर्वे एक्सपेंस भी होता है बच्चों, सर्वेयर्स एक्सपेंस भी आता है, या सर्वेयर फी भी आता है डायरेक्ट एक्सपेंस में। चलो लिख देता हूं, एटलीस्ट नॉलेज तो रहेगा, आपको पता तो होगा। सर्वेयर्स एक्सपेंस, सर्वेयर्स फी, तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप अभी तक फॉर्मेट में ही क्यों अटके हुए हैं, बाहर भी तो निकलिए, प्रैक्टिकल में चलिए। चलेंगे बच्चों, पहले थोड़ा सा थीम तो समझा दे। ओके, देखिए बच्चों, मैंने आपको ये तो बता दिया सबसे पहली बात कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट होता है बच्चों। प्राइम कॉस्ट को ही हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया। डायरेक्ट लेबर की जगह डायरेक्ट वेजेस का भी इस्तेमाल होता है, मैंने आपको ये भी बता दिया। और ये सब आपको कहीं ना कहीं बच्चों रफ में नोट करना चाहिए ताकि ये आपको याद रहे, तो मैंने आपको ये भी समझा दिया। अब बच्चों जो रिमार्केबल बात वो ये है, क्या सर हर क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल दिया होता है क्या? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। बहुत बार गिवन होता है, बहुत बार हमें फाइंड करना होता है। तो कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल हमें निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर क्या इसके लिए कोई फॉर्मेट या फॉर्मूला दिया गया? बिल्कुल दिया गया है बच्चों, बिल्कुल फॉर्मूला दिया गया। तो सवाल ये है बच्चों, क्या आप उस चीज को रटेंगे? नहीं बच्चों, बिल्कुल। देखिए बच्चों, तो जिस पर्सन ने इस फॉर्मूला को इन्वेंट किया, एक लॉजिक समझिएगा बच्चों कि उस फॉर्मूला के पीछे लॉजिक क्या था। देखिए बच्चों, माना ये जाता है कि सबसे पहले हम कोशिश करते हैं ये समझने का कि हमारे पास टोटल मटेरियल अवेलेबल कितना है। समझिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं बच्चों कि हमारे पास टोटल मटेरियल अवेलेबल कितना है। मटेरियल अवेलेबल मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास पहले फैक्ट्री में मटेरियल कितना है वो हम वो जान लें? बिल्कुल बच्चों। उसके बाद बच्चों
हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितना मटेरियल हमने यूज नहीं किया। जैसे बच्चों एक एग्जांपल लो, एक एग्जांपल लो, मान लो बच्चों कुछ रॉ मटेरियल क्लोजिंग है, बचा हुआ रॉ मटेरियल है बच्चों, क्लोजिंग रॉ मटेरियल है। देखिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। आपने नोटिस किया बच्चों, पहले मैंने आपको यह बताया कि मेरे पास टोटल मटेरियल कितना अवेलेबल है। बच्चों मैंने वो जो सर्कल बनाया ना बेटा, वो सर्कल एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देना चाह रहा है कि हमारे पास टोटल इतना रॉ मटेरियल था, उसमें से मैंने कुछ मटेरियल का यूज नहीं किया। क्लोजिंग। अच्छा एक और सीन समझिएगा बच्चे, हमने कुछ मटेरियल वापस दे दिया, मतलब रिटर्न कर दिया। ओके, मैंने कुछ मटेरियल रिटर्न कर दिया। देखिएगा बच्चों, मैं आपको इस तरीके से आज समझा दूंगा कि लाइफ टाइम आपको यह फॉर्मूला याद रहेगा। देखिए मान लीजिए बच्चों, इस मटेरियल को, इस पार्ट को हम लोगों ने रिटर्न कर दिया क्योंकि ये डिफेक्टिव था। डिफेक्टिव रॉ मटेरियल रिटर्न कर दिया। ओके, उसके बाद सुनिएगा बच्चों, फिर क्या हुआ बच्चों कि हमारे पास कोई दूसरा काम था, अदर अदर जॉब, मतलब हमारे पास इसी तरह के और भी दूसरे वर्क थे। मैंने इस रॉ मटेरियल को वहां ट्रांसफर कर दिया। इतना पार्ट, ये जो कलर वाला पार्ट है ना बेटा, उसको समझिएगा। ट्रांसफर टू अदर जॉब, मैंने माइनस कर दिया। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्या हुआ कि हमने कुछ मटेरियल को बेचा भी है। क्या कर दिया है मैंने? मैंने कुछ मटेरियल्स को बेच भी दिया है। कुछ रॉ मटेरियल को मैंने कच्चा माल बेच दिया है। ओके, मैंने रॉ मटेरियल सेल कर दिया। ओके, मैंने मटेरियल बेच दिया। अच्छा बच्चों, ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ कुछ एबनॉर्मल वेस्टेज भी हो गया, कुछ मटेरियल बर्बाद हो गया बच्चों, कुछ मटेरियल बर्बाद हो गया, एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया। मतलब बच्चों किसी भी कारण से हो गया, कारण तो कोई एक हो नहीं सकता बच्चों, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मान लो कि कुछ मटेरियल हमारे पास था जो चोरी हो गई, आग लग गया बच्चों, फ्लड आ गई, बाढ़ में बर्बाद हो गया। समझना बच्चों, बस एकदम पेशेंस रखो, हम टॉपिक पे चल रहे हैं, हम आपको एकदम से टॉपिक पर लेकर पहुंच जाएंगे। एबनॉर्मल वेस्टेज। बच्चों एक लॉजिक बताओ, अब थोड़ा सा तुम मैथ्स का दिमाग लगाओ। बच्चों अगर हम तुमसे ये पूछते कि ये बताओ बच्चों कि मेरे पास हमने टोटल कितना मटेरियल यूज किया, तो बच्चों क्या ये तुम नहीं बता सकते थे? तुम ये बता सकते थे ना कि सर एक बात बताइए, पहले तो आपने ये कहा कि आपके पास टोटल मटेरियल जो अवेलेबल है वो ये है, ये जो आपने ब्लैक सर्कल लगाया, ये जो आपने पहले सर्कल किया, बताया कि टोटल मटेरियल अवेलेबल है। फिर आप कह रहे हैं कि सर इतना मटेरियल क्लोजिंग है जो मैंने यूज नहीं किया, जो रिटर्न कर दिया, जो दूसरे जॉब पे ट्रांसफर कर दिया, कुछ मटेरियल को बेच दिया, कुछ मटेरियल को बर्बाद हो गया। बच्चों अगर हम माइनस कर लें इन सभी चीजों को, सुनना बच्चों, अगर हम इन सभी पोर्शन को लेस कर लें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
defective raw material, transfer to other job, sale of raw material और abnormal wastage। तो बच्चों क्या हम ये नहीं बता सकते कि हमने मटेरियल यूज कितना किया? अब बताओ बच्चों, ये जो पोर्शन बच गया, जिस पोर्शन को मैंने शेड नहीं किया, ये पोर्शन क्या डिनोट कर रहा है? बताओ बच्चों आप, ये जो पोर्शन है बच्चों, ये पोर्शन, ये बचा हुआ पोर्शन जिसको हम अभी कलर कर रहे हैं आपको दिखाने समझाने के लिए, बताइए बच्चों, क्या ये पोर्शन नहीं बता रहा है कि हमारे पास कितना मटेरियल बचा हुआ है? बताइए बच्चों। यस यस तो सर। अब हम ये नहीं कह सकते सर कि ये बता रहा है कि हमारे पास मटेरियल मैंने कंज्यूम कितना किया? बताओ, बताइए बच्चों, क्या ये अब शेडिंग पोर्शन ये नहीं बता सकता कि मटेरियल हमने कंज्यूम्ड कितना किया? तो सोचो बच्चों, क्या हम इससे फॉर्मूला डेवलप नहीं कर सकते थे? अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि हम लोग कैसे इसको फॉर्मूला के रूप में लाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम। बच्चों सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मेरी बात को सुनते जाइएगा बच्चों। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल सही बच्चों। उसके बाद मैंने जितना भी रॉ मटेरियल परचेज किया है उसको ऐड कर देंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आप सोच रहे होंगे सर आप ऐड क्यों कर रहे हैं? सुनते जाइए बच्चों, देखिए आपको हम तुरंत टॉपिक पर ले आएंगे। हो सकता है बच्चों मटेरियल को मंगवाने में एक्सपेंस लगा हो, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन रॉ मटेरियल। बच्चों ये भी तो हो सकता है कि हमारा कैरेज लगा हो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह, पैकेजिंग वगैरह। कैरेज ऑन परचेज, ओके सर। कभी कभी हम लोग ऑप्टरी ड्यूटी भी देते हैं। हम इसको टोटल कर लेंगे बच्चों, टोटल, इसका नाम दे देंगे ए। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ऐसा क्यों किया? ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड किया, मटेरियल को मंगवाने में जो खर्च लगा है उसको ऐड किया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड करवाया, ऑक्ट्री ड्यूटी ऐड करवाया, क्यों? बच्चों यही तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ मटेरियल अवेलेबल। यही तो जानना था बच्चों, वैल्यू ऑफ मटेरियल अवेलेबल। बच्चों डायग्राम पे हम आपको यही ना सिखाने की कोशिश कर रहे थे बच्चों, कि हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे फैक्ट्री में, हमारे प्रीमाइसेस में टोटल मटेरियल अवेलेबल कितना है। तो बच्चों ये जो पूरा सर्कल है, ये जो इंटायर सर्कल है, ये बता रहा है कि मेरे पास मटेरियल कितना है। मटेरियल नहीं बच्चों, मटेरियल कहना गलत होगा, वैल्यू ऑफ मटेरियल, उसकी मॉनेटरी वैल्यू, वैल्यू ऑफ मटेरियल अवेलेबल। बच्चों प्लीज आप लोग ना 2 मिनट अपना दिमाग शांत करो, सोचो बच्चों, सोचो। आपको जानना है कि आपके फैक्ट्री में टोटल मटेरियल कितना है। बच्चों एक आम इंसान, एक लेमन इंसान जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या करेगा? वो यही सोचेगा ना कि हमारे पास पहले से कितना प्रोडक्ट है। गुड, ठीक है।
मैंने परचेज करके कितना मंगवाया, ओके। उस प्रोडक्ट को मंगवाने में हमारे खर्च कितने लगे, उसको ऐड कर दो। भाड़ा कितना लगा, उसको ऐड कर दो। मैंने टैक्सेस वगैरह, ड्यूटी वगैरह कितना दिया है, उसको ऐड कर दो। अदर ड्यूटी, उसको ऐड कर दो। तो बच्चों, जब हम इस पूरे वैल्यू को ऐड करते हैं तो ये क्या बताता है हमें, वैल्यू ऑफ मटेरियल अवेलेबल बताता है ना बेटा, वैल्यू ऑफ मटेरियल अवेलेबल बताता है। ये मटेरियल अवेलेबल नहीं बता रहा है बच्चों, वैल्यू बता रहा है, उसकी आर्थिक वैल्यू, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को बता रहा है। देखो बेटा, हम चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते, लेकिन पता है बार बार आपको उस चीज को लाइफ में याद करना पड़ता है। लेकिन अब याद नहीं करना पड़ेगा, आपका दिमाग काम करेगा। ये ड्राइंग आपके दिमाग में बार बार घूमेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू फाइंड आउट टोटल मटेरियल अवेलेबल। हमारे पास टोटल कितना मटेरियल अवेलेबल है, हमें पहले ये जानना चाहिए। कैसे जानेंगे, सवाल आया ना बच्चों, हाउ वी कैलकुलेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू नो द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद मैंने परचेज कितना किया। बच्चों, एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो, मैंने तुमको क्या बताया कि जो मटेरियल मैंने इस्तेमाल नहीं किया माइनस कर दो, रॉ मटेरियल डिफेक्टिव निकल गया माइनस कर दो, वैल्यू ऑफ मटेरियल ट्रांसफर टू अदर जॉब माइनस कर दो। ये देखो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक मैंने यूज नहीं किया, लेस कर दो। डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न किया, अनयूज्ड है, लेस कर दो। ट्रांसफर टू अदर जॉब लेस कर दो। सेल ऑफ रॉ मटेरियल लेस कर दो। एबनॉर्मल वेस्टेज लेस कर दो। क्यों क्यों लेस कर दे सर, वाई सो? बाबा बच्चों, ये सभी अमाउंट अनयूज्ड है बाबा, अनयूज्ड है। ओके, आ जाओ। अब देखो, अब आपको क्या करना है, तो लेस कर देना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, समझे बच्चों? उसके बाद अगर हमने रॉ मटेरियल सोल्ड किया है, रॉ मटेरियल सोल्ड, लेकिन आपको सिर्फ कॉस्ट लेना है बेटा, इसका कॉस्ट कंसीडर किया जाता है। ओके, सेल ऑफ स्क्रैप, लेकिन स्क्रैप किसका, मटेरियल। ये भी हो सकता है बच्चों कि हमने डिफेक्टिव मटेरियल को रिटर्न किया हो, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न, लेस कर दो। एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, एबनॉर्मल वेस्टेज रॉ मटेरियल, लेस कर दो। या अगर तुमने किसी दूसरे जॉब पर ट्रांसफर किया है, लेस कर दो। देखो बच्चों, अब जब हम इसको टोटल करेंगे, हम इसका नाम रख दिए बी। बताओ बच्चों, ये वैल्यू किस चीज को डिनोट कर रहा है, पता है बच्चों? ये बता रहा है वैल्यू ऑफ मटेरियल अनयूज्ड, वैल्यू ऑफ मटेरियल अनयूज्ड। बच्चों सोचो ना तुम, थोड़ा सा बच्चों अपना दिमाग लगाओ। अगर हमारे पास जितना मटेरियल अवेलेबल है, जब हम उससे अनयूज्ड को माइनस करते हैं, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ना। अरे बोलो ना बाबा, हाउ मच मटेरियल अवेलेबल विथ मी and I deduct the value of material unused from it, simply I get material consumed.
बताओ बच्चों, हम यही बच्चों तुमको फॉर्मूला सिखाने की कोशिश कर रहे थे इस डायग्राम से। अब जरा दोनों को कंपैरिजन करो। देखो, मैंने यही तो करने की कोशिश की ना बेटा, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि सबसे पहले मैंने ये जाना कि मेरे पास टोटल मटेरियल अवेलेबल कितना है, हमारे फैक्ट्री में मटेरियल अवेलेबल कितना है। वो मैंने कैसे जाना? तो उसके लिए सिंपली मैंने क्या कर दिया बच्चों, उसके लिए सिंपली मैंने सबसे पहले बच्चों, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था बच्चों, इसी चीज को, कि सबसे पहले मैंने ये जानने का कोशिश किया कि मेरे पास टोटल मटेरियल अवेलेबल कितना है। देखो, इसी चीज को तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। वैल्यू ऑफ मटेरियल अवेलेबल, तो कैसे जाने बच्चों? ये जो मैंने पूरा एक सर्कल बनाया, एक गोला बनाया, उस गोला से हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे फैक्ट्री में, हमारे प्रेमाइसेस पर कितना मटेरियल अवेलेबल है। मटेरियल का वैल्यू, मटेरियल कहना गलत होगा, नॉट इन द क्वांटिटी, इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। तो कितना मॉनेटरी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो पहले मैंने ये जान लिया। उसके बाद जो रॉ मटेरियल क्लोजिंग है, मतलब वो अनयूज्ड है बेटा, अनयूज्ड है तब ना बचा हुआ है, मैंने डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न कर दिया, मतलब मैंने यूज नहीं किया, मैंने दूसरे जॉब पे ट्रांसफर किया। तो बच्चों, इसका मतलब मैंने यूज नहीं किया। सिंपल लॉजिक समझिए ना बच्चों, इसलिए मैंने लेस कर दिया। रॉ मटेरियल मैंने सेल कर दिया है, वो भी लेस कर दिया क्योंकि वो अनयूज्ड है। एबनॉर्मल वेस्टेज, तो बेटा जब वो बर्बाद ही हो गया तो इसका मतलब वो यूज नहीं किया गया है, तो मैंने लेस कर दिया। तो सिंपल बच्चे, पहले मुझे ये जानना है कि मेरे पास मटेरियल कितना अवेलेबल है, फिर मुझे ये जानना है कि कितना मटेरियल मैंने यूज नहीं किया। बोलो बच्चों, क्या आपको क्लियर हुआ या नहीं? बोलो जरा बच्चों। अब जरा आप ये देखो, तो जरा सीक्वेंस को समझने की कोशिश करो। हम आपको बता क्या रहे थे बेटा? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में भी मैंने आपको क्या क्या बता दिया? डायरेक्ट मटेरियल निकालना एकदम से क्लियरली सिखा दिया बेटा। डायरेक्ट मटेरियल कैसे आएगा? अच्छा, एग्जाम में बहुत बार आपको डायरेक्ट मटेरियल भी दिया होता है बच्चों, या मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट लेबर का दूसरा नाम क्या होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का को किस किस नाम से एग्जाम में दिया जाता है, मैंने आपको वो भी बता दिया। तो क्या आपने इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन किया था जो मैंने स्क्रीन पे आपके लिए लिखा था? ये बताइए। तो बच्चों, मैंने आपको इंडिविजुअली प्राइम कॉस्ट तक का एक एक मैटर समझा दिया है ना बच्चों, मैंने क्लियरली आपको बता दिया। अब हम लोग समझते हैं बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में। सर, ये फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, किसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं? आइए, तो अब हम आपको फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में समझाएंगे। ओके, देखिए बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड, इसको ध्यान से समझिएगा। अच्छा बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसका सीक्वेंस भी सिखाने का कोशिश किया था, शायद आपको याद होगा। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? सबसे पहले मुझे फैक्ट्री चलाने के लिए मटेरियल चाहिए, उस मटेरियल को मंगवाने के लिए लेबर चाहिए, उसके बाद एक्सपेंसेस लगता है, फिर फैक्ट्री अपने काम को जब स्टार्ट करती है तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। चलो, अब बच्चों मैं आपको समझा दूंगा फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में। याद है बच्चों ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको सिखाया था कि कॉस्ट किस तरीके से डिवाइड होता है? तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल दो पार्ट में टूटता है बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर दो पार्ट, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने फिर आपको क्या बताया था बच्चों?
जितने भी डायरेक्ट मटेरियल होते हैं, डायरेक्ट लेबर होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर कलेक्टिवली नोन एज प्राइम कॉस्ट। इसे हम लोग प्राइम कॉस्ट कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना बच्चों, मैंने आपको बताया था कि दे आर कलेक्टिवली नोन एज प्राइम कॉस्ट। इसको हम लोग प्राइम कॉस्ट कहते हैं। और बच्चों, जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर कलेक्टिवली नोन एज ओवरहेड्स। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? तो ओवरहेड्स कहते हैं। बताइए, मैंने आपको बताया था ना बच्चों? हाँ सर, बिल्कुल, आपने बताया था कि दे आर कलेक्टिवली नोन एज ओवरहेड्स। हम इसको ओवरहेड्स कहते हैं बच्चों। और ओवरहेड्स कितने पार्ट में टूटता है? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आइए, तो यही हम आपको अभी समझाने जा रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप ये क्लियरली समझ लीजिए बच्चों कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है एंड रिलेटेड विद द फैक्ट्री। ये किससे रिलेटेड है बच्चों? ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चों? फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो सवाल ये है बच्चों कि सर आपका ये कहना है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो एक इनडायरेक्ट क्या है सर? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बच्चों। इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड विद द फैक्ट्री, ये फैक्ट्री से रिलेटेड होता है। दूसरी बड़ी बात बच्चों कि फैक्ट्री ओवरहेड रिप्रेजेंट्स ऑल इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। समझे बेटा? जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना बच्चों, जो फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, उसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसा कीजिए कि हम लोगों को दो चार पहले नाम बता दीजिए कि फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या जा सकता है। बच्चों, सबसे पहले इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस बच्चों, ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है। ये भी बेटा फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। सर और क्या जा सकता है बच्चों? फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट। सर और क्या जा सकता है बच्चों? जो फैक्ट मशीन्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, वो जाएगा। सर और क्या लग सकता है बच्चों? देखिए, ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ड्राइंग ऑफिस सैलरी। वेट,